नवंबर 2020 में ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसन फखरजादे की हत्या ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ईरान ने इस हत्या का आरोप अपने कट्टर दुश्मन इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया था। अब एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोहसन फखरजादे की हत्या के लिए रिमोट कंट्रोल मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे मीलों दूर से मोसाद ऑपरेट कर रहा था। बता दें, पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फखरजादे गुप्त रूप से चलाए जा रहे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस संबंध में एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल ने फखरजादे की हत्या के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया वह बेल्जियम निर्मित फनमैग रोबोटिक मशीन गन थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस थी। पूरे हथियार का वजन करीब 1 टन के आसपास था और इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ईरान लाया गया था। ईरान लाने के बाद इसे रीअसेंबल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन को मोसाद की टीम ईरान के बाहर से नियंत्रित कर रही थी। इस दावे की पुष्टि के लिए रिपोर्ट में ऑपरेशन से जुड़े 2 खुफिया अधिकारियों के बयान भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे साल 2007 से ही इजरायल फखरजादे की गतिविधियों पर नजर रखे हुआ था और साल 2019 के आखिरी महीनों से ही हत्या की योजना बना रहा था। इस कड़ी में इजरायल के खुफिया अधिकारियों ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई शीर्ष नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह तैयारी 2020 की गर्मियों में तेजी से बढ़ी और इजरायल ने फखरजादे की हत्या को अंजाम देने का फैसला किया। इजरायल के इस ऑपरेशन के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहला, अपना टॉप जनरल कासिम सुलेमानी के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद ईरान की तीखी प्रतिक्रिया और दूसरा, अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के हारने की आशंका। इजरायल को यह अंदेशा हो चुका था कि ट्रंप के चुनाव हारने के बाद बाइडेन पद संभालेंगे, जिन्होंने पहले ही यह संकेत दे दिए थे कि वह ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को फिर से शुरू करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक फखरजादे की हत्या के लिए मोसाद का कंप्यूटराइज हथियार एक लावारिस सी दिखने वाली गाड़ी में फिक्स किया गया। इस वाहन को इजरायली एजेंसी के साथ काम कर रहे ईरानी एजेंटों ने मेन रोड पर खड़ा कर दिया, जहां से यू टर्न लेना था। इस वाहन कैमरा और विस्फोटक से भरा हुआ था ताकि हमले के बाद वाहन को नष्ट किया जा सके। ईरान के सैनिक परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख मोहसन फखरजादे को तेहरान के 40 मील पूर्व में गोलियों का निशाना बना गया था। वह काले रंग की निशान टेना गाड़ी में चल रहे थे। बुरी तरह से घायल और लहूलुहान फखरजादे अपनी कार से निकलकर बाहर गिर गए थे। फखरजादे को तुरंत हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शाम के 6:17 पर ईरान के रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके ऐलान किया कि फखरजादे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको शहीद घोषित किया गया और अगले दिन ईरान के हरे, सफेद और लाल धारियों वाले झंडे से लिपटे उनके ताबूत को ईरान के मुख्य पवित्र स्थानों पर ले जाया गया। हत्या के 3 दिन बाद उन्हें तेहरान में इमामजादा साले मस्जिद में दफना दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम में उनके योगदान के बारे में खुलकर बात की जाने लगी। उनको मरणोपरांत ईरान की क्रांति की हिफाजत करने के लिए ऑर्डर ऑफ नस्र से सम्मानित किया गया था। पहली बार उनका चरित्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें उनको राष्ट्रपति हसन रूहानी से वो पुरस्कार लेते हुए दिखाया गया था। उनकी टीम के दूसरे सदस्यों अली अकबर साली और रक्षा मंत्री हुसैन देहगानी की सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया था, जबकि फखरजादे को एक अलग कमरे में चुपचाप पुरस्कार दिया गया था जहां कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इतनी गोपनीयता रखने के बावजूद फखरजादे को ईरान से बाहर विशेषज्ञ बहुत अच्छी तरह जानते थे। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की कई रिपोर्टों में उनका नाम आया था। अमेरिका ने अपने पहला परमाणु बम ओपनहाइमर की देख देख में बनाया था। सन 2014 में राइटर्स ने फ्रेडरिक डाह के एक लेख एग्निमेटिक ईरान मिलिट्री मैन ऑफ द सेंटर ऑफ UN मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन में एक पश्चिमी राजनीतिक को कहते हुए बताया था कि अगर कभी ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो फखरजादे को ईरान के परमाणु बम का पिता कहकर पुकारा जाएगा। योना जेरेमी बोब और इलाम इवितार लिखते हैं, फखरजादे कई बार उत्तर कोरिया गए थे, जहां उन्होंने अपनी आंखों से परमाणु परीक्षण होते देखा था। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियार परियोजना के प्रमुख अब्दुल कादिर खान से भी मुलाकात की थी। उन्होंने ही ईरान को यूरेनियम परिष्कृत करने की तकनीक बेची थी। यही नहीं, जेरेमी बोब और इवितार लिखते हैं, फखरजादे ने रूसी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बुशेहर में परमाणु संयंत्र बनाया था। इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल अहरोन प्रकाश ने हमें बताया था कि फखरजादे ने चीनी परमाणु वैज्ञानिकों से भी संबंध बनाकर रखे थे, की मदद से उन्होंने इस्फहान परमाणु संयंत्र बनवाया था। फखरजादे के हत्यारों को उनके पूरे कार्यक्रम, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और जिन रास्तों से वो निकलेंगे उसकी पूरी जानकारी थी। रोनेन बर्गमैन और फरमान फसीही ने 18 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे अपने लेख में लिखा, फखरजादे के एक बेटे हमीद ने दावा किया था कि ईरानी खुफिया विभाग के ये चेतावनी मिली थी कि उस दिन उनकी पिता की हत्या का प्रयास किया जाएगा। उनको घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन फखरजादे ने अपनी सुरक्षा टीम की सलाह नहीं मानी थी।
ईरान की सुप्रीम सुरक्षा परिषद के सचिव जनरल अली शामा खानी ने 30 नवंबर 2020 को फखरजादे के अंतिम संस्कार में मौके पर कहा था, फखरजादे को एक रिमोट कंट्रोल उपग्रह से जुड़ी हुई मशीन गन से मारा गया था। इजराइल की खुफिया सूत्रों ने टारगेट तेहरान के लेखकों से पुष्टि की थी कि कोई साइंस फिक्शन नहीं था और इस हत्या में वाकई रिमोट कंट्रोल बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। बाद में पता चला कि हथियार को टुकड़ों में ईरान के अंदर लाकर गुप्त रूप से असेंबल किया गया था। काम को करीब 20 लोगों की टीम ने 8 महीनों से अंजाम दिया था। उन्होंने फखरजादे को एक एक कदम पर नजर रखी थी। उन पर किस हद तक नजर रखी जा रही थी उसके बारे में एक एजेंट ने बताया था, हम उस शख्स के साथ सांस लेते थे, उसके साथ जागते थे, उसके साथ सोते थे। अगर वो आफ्टर सेव लगाता था तो उसकी महक हम तक पहुंचती थी। फखरजादे के अंतिम संस्कार के एक हफ्ते बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड के उप कमांडर अली फादी ने बताया था, फखरजादे आबसार जाते समय अपनी कार खुद चला रहे थे। पत्नी उनके बगल में बैठी हुई थी और उनके अंगरक्षक दूसरी कारों में उनके आगे और पीछे चल रहे थे। पिकअप के पिछले हिस्से पर 7.62 मिलीमीटर की अमेरिका में बनी M240C मशीन गन छिपी हुई थी, जिसको हजारों मील दूर बैठे हुए चेहरे को पहचानने वाली तकनीक से रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। वहाँ एक और कार पार्क की गई थी और ऐसा लग रहा था कि वो खराब हो गई है, लेकिन उसमें भी कैमरे लगे हुए थे और उसने फखरजादे के उस स्थान पर पहुंचने से 3/4 मील पहले ही तस्वीर खींचकर इस बात की पुष्टि की थी कि कार में फखरजादे ही बैठे हैं। रियर एडमिरल अली फादी ने आगे बताया, जैसे ही कार शहर की तरफ बढ़ी, फखरजादे की कार दूर से ही दिखाई देने लगी। कमांड मिलते ही मशीन गन से कुल 13 राउंड फायर हुए। इसके बाद मशीन गन अपने आप फट गई और उस ट्रक को भी उड़ा दिया गया जिसमें उसे रखा गया था। उस मशीन गन ने फखरजादे के चेहरे को ही निशाना बनाया। निशाना इतना सटीक था कि उनकी बगल में सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठी हुई उनकी पत्नी को कोई चोट नहीं लगी। फखरजादे के निजी अंगरक्षक को भी 4 गोले लगी, क्योंकि वो अपने बॉस को बचाने के लिए उन पर कूद पड़ा था। इस अंगरक्षक का नाम था हामिद असगरी। उनकी हत्या के करीब 1 महीने बाद इस्राएली समाचार पत्र येदित अहरोनोत में 4 दिसंबर 2020 के अंत में रोनन बर्गने ने लिखा था, 12 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सम्मान में दिए गए एक रात्रि भोज में प्रधानमंत्री अहूद अलमर्ट ने फखरजादे का एक टेप चलाया था। इसमें वो ईरान के परमाणु हथियार बनाने के प्रयासों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अलमर्ट ने कहा, मैं आपके सामने एक टेप चलाने जा रहा हूं, लेकिन आप इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने एक डिजिटल मीडिया प्लेयर पर फारसी में बोलते हुए फखरजादे की रिकॉर्डिंग सुनाई थी, जिसमें फखरजादे शिकायत कर रहे थे, हमारे बॉस हमसे 5 परमाणु हथियारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी समाधान उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं है। ऑलमर्ट ने बुश को बताया था कि इस्राएली खुफिया एजेंसियों ने फखरजादे के पास एक ईरानी एजेंट तैनात कर रखा है, जो कई सालों से उनके बारे में हमें खबर दे रहा है। इसी एजेंट ने ऑलमर्ट तक फखरजादे की वो रिकॉर्डिंग पहुंचाई थी जो उन्होंने बुश के सामने प्ले की थी। एक इस्राएली वेबसाइट पर 10 जून 2021 को छपे इंटरव्यू में मोसाद के पूर्व प्रमुख योसी कोहन ने इलाना दयाना को बताया था, मोसाद को इस हद तक फखरजादे के बारे में जानकारी थी कि उसे उनका पता, उनके फोन नंबर और यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट नंबर तक पता था। मोसाद के अंदरूनी हलकों में इस बात पर काफी बहस चली थी कि फखरजादे को तुरंत रास्ते से हटाया जाए या नहीं। इसराइल के पूर्व आईडीएफ प्रमुख शाउल मोफाद के अनुसार, जब प्रधानमंत्री एरियल शोरन ने मेयर डगान को मोसाद का प्रमुख बनाया था तो उन्होंने उनसे कहा था कि उन पर नजर रखें। डगान 2009 में ही फखरजादे को मार देना चाहते थे, लेकिन मोसाद की हाई कमांड और मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस बारे में एक राय नहीं थी। उस समय डगान के नंबर 2 टिमी पराडो का मानना था कि जब तक मोसाद फखरजादे की एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं, बेहतर यह होगा कि उन्हें जीवित रखा जाए। बाद में डगान की बात ही मानी गई, लेकिन सन 2009 में जिस रात फखरजादे को मारा जाना था, तेहरान में मौके पर मौजूद एजेंटों में कुछ संदेहास्पद गतिविधियां दिखाई दी। उन्हें लगा कि ईरानियों को उनकी योजना के बारे में पता चल गया है और वो उन्हें पकड़ने की योजना बना रहे हैं। जोखिम के बावजूद डगान योजना को अमली जामा पहनाना चाहते थे, लेकिन अंतिम समय पर प्रधानमंत्री आलमर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपने एजेंटों को आगे बढ़ाने से रोक दिया। ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर फखरजादे का प्रभाव 2001 से 2010 तक के दौरान 2020 की तुलना में कहीं अधिक था, जब उनकी हत्या की गई थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकने के बाद ही फखरजादे की हत्या की गई। 2020 में उनकी हत्या से ईरान की प्रतिष्ठा को बहुत ठेस पहुंची थी। उनके न रहने से ईरान के पास से एक प्रतिभाशाली प्रबंधक चला गया था, जिसके पास बेमिसाल अनुभव और संगठनात्मक ज्ञान था, जो शुरू से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था। फखरजादे को क्यों निशाना बनाया गया था? इजरायली और पश्चिमी सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि फखरजादे ईरान के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कहा जाता है कि भौतिकी और प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट आमाद का नेतृत्व किया था,
जो एक गुप्त कार्यक्रम था जिसे ईरान ने संभावित परमाणु बम पर अनुसंधान करने के लिए 1989 में स्थापित किया गया था। ईरान ने पहले भी इजराइल पर 2010 और 2012 के बीच में 4 अन्य ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप लगाया था। विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि नवीनतम हत्या का उद्देश्य ईरानी परमाणु कार्यक्रम को पंगु बनाना नहीं था, कि अमेरिका के 2015 के ईरान परमाणु समझौते में पुनः शामिल होने की संभावना को समाप्त करना था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस समझौते को यह कहते हुए छोड़ दिया था कि यह मूल रूप से दोषपूर्ण था और ईरान के नेता को प्रतिस्थापना समझौते पर बातचीत करने के लिए मजबूर करने का प्रयास में अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया था। ईरान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है और कई प्रमुख प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करने से जवाबी कार्रवाई की है, जैसे कि सर्वाधिक यूरेनियम के अपने भंडार को बढ़ाना। सर्वाधिक यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन संभावित रूप से परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। सन 2018 में जब बेंयामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान परमाणु अभिलेखागार की चोरी का ऐलान किया था, तब भी उन्होंने कहा था, फखरजादे, यह नाम हमेशा याद रखिए। सीआईए में ईरान डेस्क के पूर्व प्रमुख नॉर्मन रूले का मानना था फखरजादे की मौत से ईरान के पास से परमाणु हथियार कार्यक्रम का अनुभवी प्रबंधक, परमाणु मुद्दों पर कट्टरपंथी विचार रखने वाला, वहां के उत्तम नेता से सीधी बात करने वाला शख्स चला गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर कभी भविष्य में ईरान ने फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के बारे में सोचा तो फखरजादे के उत्तराधिकारियों के पास इस परियोजना से जुड़ी गुप्त सूचनाओं को दुनिया से छिपाने का अनुभव नहीं होगा। जैक वॉलिस साइमंस ने लिखा, ईरानी प्रशासन के आंतरिक आंकलन के अनुसार ईरान के फखरजादे का विकल्प ढूंढने और उसको एक्टिव करने में कम से कम 6 साल लगेंगे। विश्लेषकों की राय है कि उनकी मौत ने ईरान की बम बनाने की क्षमता हासिल करने के इंतजार को कम से कम 2 साल तक बढ़ा दिया है।